वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे पोलराइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है। आपको पता होगा कि कई ऐसे आयोनिक कंपाउंड है जो वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में भी इनसॉल्यूबल है। तो इस प्रॉब्लम का हल हमें इस कंसेप्ट में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल LiI मीन्स लिथियम आयोडाइड। ये जो कंपाउंड है ये वाटर में इनसॉल्यूबल है। आप जानते हैं कि लिथियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस तरफ से ये कंपाउंड होना चाहिए था आयोनिक और पोलर सॉलिड में सॉल्यूबल होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम का हल फजांस नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। इसलिए हम पोलराइजेशन कंसेप्ट में जो रूल्स इस्तेमाल होते हैं इसको हम फजांस रूल भी कहते हैं। तो ये पहले देखते हैं पोलराइजेशन है क्या। तो पहला हम इनकी डेफिनेशन सुनते हैं। इन आयोनिक कंपाउंड स्मॉल आयन मीन्स cation attracts outermost electron of other ion means anion and repel nuclei of anion. This is ionic character changes into covalent. This is called the distortion or polarization of anion. तो पहला ध्यान रखते, मान लीजिए ये आपका cation है मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका एनायन है। ज़्यादातर केसेस में एनायन बड़ा होता है। ये आपका एनायन है और एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और इसको अट्रैक्ट करता है, और ये न्यूक्लियाई में पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, फिर ये इसका थोड़ा अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो नेगेटिव न्यूक्लियाई है वो रिपेल होता है। तो इस तरह से आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर में चेंज होता था। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ ही गया होगा। तो आइए देखते हैं एक दो और डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन है पोलराइजिंग पावर। तो ये किसकी होती पोलराइजिंग पावर? ये होती है cation की, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की। तो इसका मतलब जानते हैं। तो पहले डेफिनेशन है कि एबिलिटी ऑफ cation फॉर पोलराइजेशन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। तो ये जो इसकी ताकत है पॉजिटिव चार्ज की एनायन को एक्टिवेट करने की, मतलब कि आयोनिक के कोवेलेंट में ट्रांसफ़र करने की जो ताकत है, उसकी एबिलिटी है, उसको हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर। दूसरी डेफिनेशन है पोलराइजेबिलिटी, और ये होती है नेगेटिव आयन मीन्स एनायन। जो हमने देखा था कि पोलराइजेशन में एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो डिस्टॉर्ट होता है। तो वो कितने हद तक डिस्टॉर्ट हो जाता है वो उसकी टेंडेंसी है। तो वो टेंडेंसी को हम डेफिनेशन देते हैं पोलराइजेबिलिटी। ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ cation जितना ज़्यादा होगा, और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन
जितना ज़्यादा होगी उतना ही आयोनिक कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट होगा। तो ये सिंपल फंडा से। और हमने जो बात की थी फजान्स रूल के बारे में, ये फजान्स रूल हमको ये सिखाता है कि किस आयन की पोलराइजिंग पावर या फिर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आइए देखते हैं फजान्स रूल। तो उसका पहला रूल है कि केसायन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि उस पर उसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर उस आयन की ज़्यादा होगी। मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी पावर ज़्यादा होगी। दूसरे एनायन को पोलराइज करने की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। और दूसरा रूल है कि पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है आयन का साइज। तो ये दोनों एक ही है असल में, कि आयन स्पेशलाइज केसा आयन का जो साइज है वो जितना कम होगा उतनी ही पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। मतलब कि साइज कम होने का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज जो ज़्यादा होगा तो वो जो न्यूक्लियाई होगा वो आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और साइज ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। इसलिए ये दोनों रूल केसायन के हैं, एकदम सिंपल ही है। और तीसरा रूल है वो एनायन का है। एनायन के केस में पोलराइजेबिलिटी मतलब कि उसका फैलाव ज़्यादा होना चाहिए। फैलाव का मतलब होता है उसकी साइज़ ज़्यादा होनी चाहिए। अगर साइज़ ज़्यादा होगी तो पोलराइजेशन भी ज़्यादा ही होगा। तो इसका मतलब है कि केसायन की साइज़ कम होनी चाहिए और एनायन की साइज़ ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारा जो आयनिक कंपाउंड होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। और चौथा रूल है कि उसकी पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बनता है तो उसमें नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, पर स्यूडो गैस कन्फिग्रेशन भी होती है। उसमें डी इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी आउटर एक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NH2 ND10, इधर N-1 होता है और N-6, और इस तरह से ये हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन्स। और इसको हम बोलते हैं स्यूडो गैस, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस हिसाब से स्यूडो गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की पोलराइजिंग पावर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ज़्यादा होती है। आइए इसका एग्जांपल देते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है Cu+। तो इसका मतलब है कि Cu+ की पोलराइजिंग पावर सोडियम प्लस से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि Cu+ वाला जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर वाला होगा और इसलिए उसका नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जेई हो, जेएम हो, CSI नेट हो या फिर गेट हो, उसमें मेल्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आता ही आता है। उसमें क्या पूछा जाता है कि आपको दिए गए कंपाउंड्स में किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है या फिर किसका कम है, या फिर आपको सीरीज़ भी पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सी सीरीज़ करेक्ट है मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन का आंसर फजान्स रूल से आपको दिया जा सकता है। आपको पता ही होगा कि आयोनिक करेक्टर में आयोनिक करेक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। इसका अर्थ क्या होगा कि आयोनिक करेक्टर होता है ना, उसमें लेटिस अच्छे से
आयोनिक करेक्टर में लेटिस अच्छे से बैठ जाता है और उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। पर कोवेलेंट करेक्टर की हम बात करें तो उसमें उल्टा होता है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो हमने देखा कि फजन रूल के हिसाब से हम बता सकते हैं कि किस कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा? तो जिसमें कैसायन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, या फिर उसका साइज़ कम होगा, या फिर एनायन का साइज़ ज़्यादा होगा, या फिर स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन। इसमें हमने जाना है कि स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन होने के कारण उसमें पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट का आंसर भी हम दे सकते हैं। तो और कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से दिए गए कंपाउंड्स में कौन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होगा या फिर नहीं होगा, ये ऐसा भी होता है। ये भी हम कोवेलेंट करेक्टर से बता सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड ज़्यादा जितना कोवेलेंट होगा उतना ही पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होगा, पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होगा। और इसका क्या मतलब है कि वो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, H2S वगैरह, उसमें ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। तो इस तरफ से फजन रूल्स के हिसाब से हम मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम समअप करते हैं। आज के वीडियो में हमने फजन रूल के बारे में सीखा और उसमें सीखा कि कैसे आयोनिक करेक्टर में भी कोवेलेंट करेक्टर छुपा होता है, वो पोलराइजेशन के कारण होता है। और किस कंपाउंड का कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, कैसायन की साइज़ कम होगी, या फिर एनायन की साइज़ ज़्यादा होगी, या फिर स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूगेशन होगा, उसमें आयोनिक करेक्टर कम होता है और कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से हमने ये कंसेप्ट पूरा सीख लिया है और हम आशा करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम में ये कंसेप्ट काम आएगा, 100% आएगा, क्योंकि कोई ना कोई एग्ज़ाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो होता ही होता है। तो चलिए बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो जिन्हें ये कंसेप्ट पसंद नहीं आया। और कभी कभी पूछा जाता है पर लोग समझ ही नहीं पाते कि क्यों कोवेलेंट करेक्टर होता है, क्यों आयोनिक करेक्टर नहीं होता है। इसलिए शेयर कीजिए या आपको दोस्तों को शेयर कीजिए तो उनको भी थोड़ा ज़्यादा मार्क्स आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइबर, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।